हर खबर आप तक। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक ऐसा वक्त जब देश में खाद्यान्न उत्पादन सबसे ज्यादा है, लेकिन उसी वक्त उसी खाद्यान्न को लेकर महंगाई चरम पर है। एक ऐसा वक्त जिस वक्त इस देश के भीतर में लोगों की नौकरियां जा रही हैं और लोगों के पास अपने भविष्य निधि का पैसा निकालने के अलावे कोई चारा नहीं है, क्योंकि वह आने वाले वक्त में जिएंगे कैसे, यह संकट है। और दूसरी तरफ जो खाद्यान्न बेचते हैं, चाहे वह खाने का तेल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो गेहूं हो, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के नेटवर्थ, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 50% से लेकर तकरीबन 450% तक का मुनाफा, शुद्ध मुनाफा एक बरस के भीतर ऐसी कंपनियों का हो गया। ऐसे वक्त में जब देश के भीतर में छोटे और मंझोले व्यापारी खत्म हो चले हैं, ठीक उसी वक्त बैंकों से कर्ज लेकर जो बड़े कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट कर्ज नहीं चुकाते हैं, उनको माफी के तौर पर, उन कर्ज माफी के साथ जो शब्द लिखा गया रिटर्न ऑफ, वो सबसे बड़ी तादाद में इसी दौर में लिखा गया। एक ऐसा वक्त जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल अभी भी $100 नहीं पहुंचा है, क्योंकि भारत ने देखा है $100 प्रति बैरल कच्चा तेल जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक रहा था, उस वक्त भारत के भीतर में तेल यानी पेट्रोल और डीजल की कीमत कभी भी ₹100 छू नहीं पाई थी। लेकिन फिलहाल जब $75 प्रति बैरल है, तब भी पेट्रोल डीजल ₹100 से ज्यादा हो चला है। यानी एक ऐसा दौर जिस वक्त केंद्र सरकार सबसे ज्यादा जनता के ऊपर बोझ डालकर कमाई कर रही है। एक ऐसा वक्त जिस वक्त महंगाई के आसरे इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने नेटवर्थ को बढ़ा रही है। एक ऐसा वक्त जिस वक्त बड़ी बड़ी कंपनी और कॉरपोरेट जिनके कर्ज लिए गए रकम को माफी के तौर पर रिटर्न ऑफ किया जाता है, वही कंपनियां इस सरकार को पॉलिटिकल फंडिंग कर रही है। यानी एक ऐसा दौर जिस वक्त में चुनाव में जाना, चुनाव में जीतना, उसके लिए पैसे का जुगाड़ करना और उस पैसे के लिए ऐसी पॉलिसी बनाना जिस पॉलिसी के आश्रय चाहे जनता पर महंगाई का कितना भी बोझ पड़े, इस देश में बेरोजगारी के दौर में चाहे मरने मारने की स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन सरकार बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसे सिस्टम का हिस्सा बना चुकी है। हमें लगता है कि आज हर उस पन्ने को खोलने की जरूरत है जिस पन्ने के आश्रय आप समझ पाएं कि दरअसल ऐसा कभी किसी देश में होता नहीं कि महंगाई क्यों है और उसकी कोई वजह ना हो, फिर भी महंगाई बढ़ती चली जाए। तो क्या वाकई जमाखोरी को लेकर, क्या वाकई बाजार में सबसे ज्यादा कालाबाजारी के तहत सामान को धीरे धीरे सप्लाई करने की स्थितियां इस देश में पॉलिसीगत तरीके से निर्णय के तौर पर ली जा रही है? हो सकता है, क्योंकि जिन पन्नों को हम खोलने जा रहे हैं उन पन्नों को ध्यान से सुनिएगा। और इस बात को लेकर हो सकता है चंद सरकारी कर्मचारी जिनकी संख्या 50 लाख है, वह पेंशनधारी जिनकी संख्या 60 लाख है, वह खुश हो सकते हैं कि महंगाई भत्ता सरकार ने आखिरकार जारी कर ही दिया और महंगाई भत्ता बढ़ाकर जारी किया गया। लेकिन इस देश के भीतर में 138 करोड़ लोगों की जिंदगी है। 138 करोड़ लोगों की जिंदगी का मतलब इस देश के भीतर में रोजगार करने वाले तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। उन लोगों के साथ बीते एक बरस में जो कुछ जिस रूप में हुआ है, हमें लगता है कि सबको आज आपको अपने दिमाग में दर्ज करना चाहिए और समझना चाहिए कि दरअसल ये महंगाई भी कहीं उस इकोनॉमी का हिस्सा तो नहीं जो इकोनॉमी सरकार कभी रिजर्व बैंक से ज्यादा डिविडेंड पैसा लेकर अपने साथ आगे रईसी में बिताती है, या फिर इस देश के पीएसयू को बेचती है, या फिर इस देश के भीतर में बैंकों को कंगाल बनाती है, या फिर जीएसटी के जरिए ही सही वसूली करके किसी ना किसी तरीके से अपने खजाने को खाली होने देना नहीं चाहती है, जिससे सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता मिले, सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों की रईसी में कोई कमी ना आए और एक ऐसी साइकिल क्रिएट हो जाए जिसमें पॉलिसीगत तरीके से कोई नया निर्णय लेना ना पड़े और लोगों को यह महसूस हो महंगाई तो है ही, महंगाई तो पहले भी थी, महंगाई तो आने वाले वक्त में भी होगी। उससे निजात पाने के लिए सरकार पॉलिसी बनाएगी, आने वाले वक्त में राहत देगी। हो सकता है जब चुनाव हो तब कुछ राहत मिल जाए, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि इस दौर के भीतर में जो लगातार होलसेल महंगाई दर थी, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कैसे 12% तक पहुंच गई।
महीने दर महीने बढ़ रही थी। जनवरी में 2%, फरवरी में 4%, मार्च में 7%, उसके बाद 10%, उसके बाद 12%, महीने दर महीने बढ़ती है। जो थोक महंगाई दर है वह भी 6% पार है। और बैंकों के भीतर जो पैसा जमा होता है उस पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वह एफडी पर भी आपको 5% से ज्यादा मिल नहीं पाता है। तो ये कौन सी परिस्थिति है? इन परिस्थितियों को समझने से पहले हमें लगता है इस बात का जिक्र हम लोगों ने बार बार किया है। इस देश में पेट्रोल डीजल को लेकर जितनी एक्साइज ड्यूटी सरकार वसूलती है उससे पहले कभी नहीं वसूली गई। ये एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है कि उसी के जरिए जो सरकारी कंपनियां हैं, चाहे उसमें भारत पेट्रोलियम जिसने इस बार सबसे ज्यादा डिविडेंड सरकार को दिया, तकरीबन 8,000 करोड़ से ज्यादा का, वह भी सरकार के हिस्से में आया और उसको आने वाले वक्त में उसको भी बेच देना है, यह भी सरकार की बुक में लिखा हुआ है। सवाल यह है कि एक तरफ पेट्रोल डीजल का जिक्र हम लोग लगातार करते रहे हैं। 2014-15 में जब यह सरकार नई नई आई थी, मोदी सरकार, उस समय एक्साइज ड्यूटी 1,72,000 करोड़ की। आज की तारीख में 2020-21 में बढ़कर यह 4,54,000 करोड़ हो गया है। ठीक इसी तरीके से स्टेट भी वसूली करती है, जो वैट की वसूली होती है, उसको 1,37,000 करोड़ 2014 में, लेकिन वो बढ़कर 2,03,000 करोड़ तक पहुंचा है। लेकिन सवाल यह है कि इस दौर में जब ये लगातार सरकार वसूली कर रही है, उसी दौर में इस देश की इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि प्रति व्यक्ति आय इस दौर में कम हो गई। यानी आजादी के बाद कोई ऐसा बरस नहीं रहा जिस बरस में महंगाई दर ना बढ़ी हो, लेकिन महंगाई दर बढ़ने के साथ व्यक्ति की आय भी बढ़ती है। लेकिन आय पहली बार कम हो गई। इकोनॉमिक सर्वे कहता है 19-20 में 1,34,000, 20-21 में यह घटकर 1,26,000 हो गया। हालांकि IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, इनकी रिपोर्ट कहती है भारत में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से भी कम हो गई। और दुनिया के बाजार में भारत में जितना टैक्स पेट्रोल पर 55 रुपए, डीजल पे 44 रुपए लगता है, इतना कहीं नहीं वसूला जाता है। लेकिन आज इससे हटकर एक सच है, यह सच भयावह है। महंगाई के लिए जब आप तेल खरीदते हैं, जो भोजन का तेल है, जो सबसे ज्यादा इस दौर में महंगा हुआ, उसमें इजाफा तकरीबन 100% तक का हुआ है 1 साल के भीतर में। जो कीमतें बढ़ी हैं, उनको बेचने वाली कंपनियों का नेटवर्थ कितना बड़ा है, आपको ये जानकर हैरत होगी कि अडानी भी एडिबल ऑयल बेचते हैं, यानी खाने के तेल को बेचते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है वेलमेयर इंटरनेशनल लिमिटेड, उनके साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया और अडानी वेलमेयर के नाम से जो फॉर्च्यून का ब्रांड आता है, सिर्फ 1 साल के भीतर में जो पूरा लॉकडाउन का दौर था, जो पूरा कोरोना काल का दौर था, उस दौर में 26,486 करोड़ रुपए इस अडानी एडिबल ऑयल की कंपनी को लाभ हो गया, शुद्ध लाभ। लेकिन सवाल सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, कई कंपनियां, रुचि सोया एक दूसरी कंपनी है जो बाबा रामदेव की है। इनको लाभ जो हुआ मार्च 2020 में अगर देखिएगा तो ये 3,000 करोड़ का माल बेच रहे थे। जो टोटल सेल था वह तो लगभग 13,118 करोड़ का था, लेकिन शुद्ध लाभ 3,000 करोड़ का था, जो बढ़कर एक बरस के भीतर में 3,455 करोड़ हो गया। सिर्फ आखिरी क्वार्टर में दिखाया गया 314 करोड़। आखिरी क्वार्टर मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में सिर्फ 3 महीने में 314 करोड़ रुपए का मुनाफा, शुद्ध मुनाफा। ऐसी कई कंपनियां हैं जैसे गोकुल एग्रो रिसोर्स, इसको जो नेट प्रॉफिट हुआ है 482.21%। कल्पना कर सकते हैं इतना ज्यादा लाभ हुआ है। यानी इस देश के भीतर में चाहे वो सोयाबीन की ऑयल बनाए, चाहे पाम ऑयल बनाए, चाहे सनफ्लावर बनाए, चाहे ग्राउंडनट ऑयल बनाए, चाहे वनस्पति, सभी को खूब लाभ हुआ है। और जितनी कंपनियां चलती हैं, उन कंपनियों को चलाने वाला कोई छोटा व्यापारी नहीं रहा, वो अचानक नए व्यापारी के तौर पर उनकी एंट्री होती है। इसमें कोई आपको ओबीसी या SC ST नहीं मिलेगा। ये सब अपने तौर पर नाम से समझ लीजिए, गोकुल एग्रो चलाने वाले कन्नू भाई ठक्कर, रुचि सोया चलाने वाले बाबा रामदेव, KSE जो केरल बेस्ड है इसको चलाने वाले कोई जोसेफ हैं, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट जो है ये मनीष गुप्ता चलाते हैं, गोकुल रिफाइल्स जो है इसको बलवंत सिंह चलाते हैं, विजय सॉल्स जो है वो विजय दाता चलाते हैं। तमाम कंपनियां BCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड रमेश चंद नैयर चलाते हैं, सचिन गोयल आगरा एग्रो फूड लिमिटेड चलाते हैं, एविक इंडस्ट्री मनीष सहारा चलाते हैं, कीर्ति इंडस्ट्री शिव सिंह मेहता चलाते हैं। इन नामों का